ठीक है, मोल फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। जैसा अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्यूशन का डेफिनेशन देख लिया। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। होमोजेनस बोलने का मतलब कि दो या दो से ज्यादा अगर कंपोनेंट है तो उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज होमोजेनस। एंड उसके बाद हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब दो ही कंपोनेंट रहेंगे। और अगर दो कंपोनेंट है तो एक सॉल्यूट रहेगा, दूसरा सॉल्वेंट रहेगा। सॉल्यूट के लिए ऐसा बोला गया था कि जिसका नंबर ऑफ मोल कम रहेगा वो नंबर ऑफ मोल, ध्यान रहे, जिसका नंबर ऑफ मोल कम रहेगा वो सॉल्यूट, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट। फिर उसके बाद हमने अब यहां से जो सॉल्यूशन है मेरा, उस सॉल्यूशन के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स देखने हैं। तकरीबन 10 कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स देखने हैं, जिसमें पहला होगा हमारा मोल फ्रैक्शन, देन परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीबी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये सारे ही कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स है। बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि वो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैसे की क्या अलग अलग तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सीखना है हम लोगों को। तो उस लर्निंग के स्टेज में हम लोग आ गए कि अभी हम लोग पहला कॉन्सेंट्रेशन यूनिट स्टार्ट करें, एंड दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ये जो मोल फ्रैक्शन होगा आपका, मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड पहले इसमें कुछ चीजें बता देता हूं, आप देख लो। फिर उसके बाद और डेफिनेशन वगैरह लिखते रहेंगे। मान लो आप, मेरे पास एक ऐसा कंटेनर है ना, डब्बा है, कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने ना गैसेस भर रखी है, और वो जो गैसेस है उनके नाम भी दे देते हैं, चलो। गैस ए, गैस बी एंड गैस सी। तो गैस ए का जो नंबर ऑफ मोल है इस कंटेनर के अंदर, वो Na है। और गैस बी का जो नंबर ऑफ मोल है दैट इज Nb। एंड गैस सी का जो नंबर ऑफ मोल है दैट इज Nc। ये इन तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल है। ध्यान रहे, नंबर ऑफ मोल को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर गैस ए का नंबर ऑफ मोल बोल रहा है तो Na बोल दूंगा, सबस्क्रिप्ट में A लिख दूंगा। नाउ अगर मुझे मान लीजिए गैस ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो गैस ए का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जिसका मोल फ्रैक्शन लिखना रहेगा उसको लिखना है न्यूमरेटर में। तो ए का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो ए को मैं लिखूंगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। उस मिक्सचर में, उस सॉल्यूशन में जितने भी सारे मोल है सबको ऐड कर डालो। तो यहां पे क्या ऐड करेंगे हम लोग, Na प्लस Nb प्लस Nc, ऐसा ऐड कर लेंगे। सिमिलरली अगर मुझे B का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, Nb, B का मोल न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, Na प्लस Nb प्लस Nc। सिमिलरली वी कैन राइट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C। तो C का मोल फ्रैक्शन मैं लिखूंगा न्यूमरेटर में Nc डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। अब देखो, हमारे कंटेनर में केवल तीन ही कंपोनेंट थे। सभी तीन कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखना है एटलीस्ट फॉर्मूला सीख गए। बेसिकली ये अभी तक जितना मैंने बोला, इसके बेसिस पे मैं आपसे क्या उम्मीद रखता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें 10-12-100 कंपोनेंट है, कितने भी कंपोनेंट है, दो या दो से ज्यादा है, उसमें आपको अगर किसी एक का मोल फ्रैक्शन लिखना पड़ गया कभी, तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं एटलीस्ट फॉर्मूला आपको लिखने आना चाहिए। जिसका मोल फ्रैक्शन लिखना है उसका नंबर ऑफ मोल न्यूमरेटर में,
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, यही आपका क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन हो जाता है। नेक्स्ट चीज आपको ये बतानी है कि जितने भी कंपोनेंट है, यहां पे 3 कंपोनेंट है ए बी सी, तो सभी का अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऐड कर दूं, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, सभी को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, आप देखो क्या मिलेगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी को मैं एन टी लिख देता हूं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी को मैं क्या लिख देता हूं, एन टी। एन टी इज रिप्रेजेंटिंग टोटल नंबर ऑफ मोल। तो यहां पे क्या लिख लू, एन टी लिख लू, ज्यादा आसान रहेगा, कौन इतना लंबा चौड़ा बार बार लिखेगा। बी का मोल फ्रैक्शन क्या लिखूंगा, एन बी डिवाइडेड बाई एन टी। सी का नंबर ऑफ मोल क्या लिखूंगा, एन सी डिवाइडेड बाई एन टी। अब डिनोमिनेटर तो सबका सेम था, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी डिवाइडेड बाई क्या मिल गया, एन टी। पता चला एन ए प्लस एन बी एन सी तो एन टी था, तो ये कैंसिल होकर के क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि किसी भी मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट है, सभी का मोल फ्रैक्शन अगर आप ऐड कर दो तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा 1 आएगा। तो एक काम करो, फटाफट जितना लिखा हुआ है वो कॉपी कर लो, फिर इसके बाद आगे चलते। जल्दी जल्दी कॉपी करो जरा। हो गया, कॉपी हो गया। बोलो भाई, हाँ नहीं तो बता दो। हो गया ना, कॉपी हो गया ना, ओके। तो अब जो लाइन में बोल रहा था वो भी लाइन लिख लीजिए, बिकॉज वो भी लाइन यूज हो जाती है, इनफैक्ट आगे जाकर के काफी यूज होगा। लाइन क्या था कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all the component in the mixture is always equal to 1। ये भी आप कॉपी कर लेना। मतलब आपके मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट है, सभी कंपोनेंट को अगर मोल फ्रैक्शन को आप ऐड कर देते हो तो उसका वैल्यू हमेशा और हमेशा इक्वल टू 1 आता है। हो गया, सभी का हो गया। हाँ सर, हो गया। ओके, तो अब हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। अब जो डेफिनेशन लिखा हुआ था उसे समझ सकते हैं, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन के हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए देखते हैं। तो जो मोल फ्रैक्शन का आप डेफिनेशन देख रहे थे, यहाँ पे थे, नहीं इसके ऊपर यहाँ पे थे, तो अब आप इसे भी लिख सकते हो। इट इज डिफाइंड एज मोल ऑफ सोल्यूट। ये जो मोल फ्रैक्शन है वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के लिए डिफाइंड है। मान लीजिए आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखना है, तो आपको तो मालूम है ना कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें 2 ही कंपोनेंट है, एक सोल्यूट
दूसरा सॉल्वेंट। तो अगर आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो आप क्या लिखोगे? सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल में कौन? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला मिल रहा होगा, यही आपको डेफिनेशन में बोल दिया गया है। इट इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब ये चीज आप दिमाग में रखना कि कभी भी अगर मैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखूं तो ये आपको क्या मिल रहा होगा? सॉल्यूशन मिल रहा होगा। और ये चीज ना किसके किसके लिए वैलिड रहेगा? के लिए ये चीज करेक्ट है, या फिर मास के लिए आप बोलो करेक्ट है, या फिर वॉल्यूम के लिए आप बोलो करेक्ट है। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट है। मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट है। मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूशन, वो भी करेक्ट है। तो ये चीज आपको मालूम रहनी चाहिए कि सोल्यूट सॉल्वेंट ऐड होकर के क्या मिलने वाला है? सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसलिए यहां ऊपर में सॉल्यूशन बोल दिया है। और जो डेफिनेशन बोला है वो तो बहुत ही वाहियात काम करा है। बोले ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन है इक्वल टू 1 कर दो तो जो मोल फ्रैक्शन है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के बराबर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसी को डेफिनेशन में बोला गया। आप देखो, इट इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ सोल्यूट के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा? अगर आप सॉल्यूशन का मोल क्या कर दो? 1 कर दो। यही बोला हुआ है। इट इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सोल्यूशन। हाँ ठीक है, ठीक है, घटिया डेफिनेशन है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, करो जरा इसे। आप कर सकते हो, इट इज इजी, आसान है। एक बार ट्राई करो। वन बाई थ्री बता रहे, करेक्ट है। सबका आ जाना चाहिए इतनी देर में, आसान सा क्वेश्चन था यार। इतनी देर में सबका आ जाना चाहिए। आप देखो, कुछ देर पहले नहीं, पिछली क्लास में मैंने आपको यही क्वेश्चन दिया था। बोला था कि आपके पास 46 ग्राम इथेनॉल है। इथेनॉल है C2H5OH, और इसको मिक्स किसके साथ कर रहे हैं? 36 ग्राम H2O के साथ। फिर आपसे बोला जा रहा है कि आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताओ। तो पहले आप क्या करोगे? पहले मोल कैलकुलेट करोगे। मास डिवाइडेड बाय इथाइल अल्कोहल का आप देखो मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 46, कितना मिल गया? 1। सिमिलरली वाटर के लिए 36 डिवाइडेड बाय 18 कितना मिल गया? 2। तो भाई जिसका मोल कम होता है ना, वो आपका क्या होता है? वो सोल्यूट होता है। सोल्यूट कौन हो गया? इथेनॉल हो गया। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज इथेनॉल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट।
सोल्यूट कौन? इथाइल एल्कोहल। वैल्यू रख दो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, दैट इज व्हाट? 3, 1/3। ये आपका आंसर है। बड़ा आसान सा चीज था ये तो। क्लियर है सभी को? अरे हाँ बोलो हाँ। कोई बोल ही नहीं रहा यार। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो, और क्लियर है तो अच्छी बात है। अच्छा क्लियर है। ये नो सर किसके लिए? डाउट है उसके लिए या फिर क्लियर है उसके लिए? बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मैं दो दो चीजें पूछ लेता हूँ। अच्छा सबको क्लियर है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपसे एक और चीज पूछ लूं मैं, मान लो कि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी बताओ। देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, तो आप तो खुश, क्योंकि आपको सॉल्वेंट का भी मोल मालूम है। तो आप क्या लिखोगे? 2/1 + 2। आंसर क्या बताओगे? 2/3। हाँ आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मुझे पूछोगे ऐसे करने के लिए, मैं नहीं करूंगा। मैं किसी और तरीके से करूंगा। मैं कैसे करूंगा? देखो मेरे पास दो ही कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, तो मुझे मालूम है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हमने अभी यही सीखा था कि मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट है सबका मोल फ्रैक्शन ऐड कर दिया जाए, तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो भाई ये जो सोल्यूट था इसका तो 1/3 हमने कैलकुलेट करा ही था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1 - 1/3, दैट इज 2/3। अच्छा सेम आंसर है। फिर आपको लगेगा कि सर क्या बेवकूफी कर रहे हो, ये तो यही वाला आसान था कि 2/1 + 2। हाँ एट दिस मोमेंट ऐसा लग सकता है कि आपको ये बेवकूफी है सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन आप इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, कि आप ना कोई कोई एक क्वेश्चन कर रहे हो और आपको पता चला कि ये 0.76 है और ये 0.33 है। करो डेसिमल में कैलकुलेशन। अगर एक का मोल फ्रैक्शन मिल जाता है मान लो, तो दूसरे के मोल फ्रैक्शन के लिए फिर तुम वापस से कैलकुलेशन करोगे, फिर से डिवीजन करोगे, वो भी डेसिमल में। मैं नहीं करूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो वो सिचुएशन के लिए ना मैं जो बोल रहा हूं वही बेहतर होगा। कौन से सिचुएशन के लिए? जब कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, जब नंबर डेसिमल में दे दिया जाएगा, तो आप सब्सट्रैक्ट करके फाइंड आउट करना, ना कि वापस से कैलकुलेट करने लगे। मान लीजिए सॉल्वेंट पूछ लिया तो फिर कैलकुलेट करने लगे, नहीं 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 नहीं, ये वाला काम नहीं करेगा कोई भी। बेहतर है आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तुरंत से आंसर मिल जाए। चलो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें और बता दूं, फिर उसके बाद स्टार्ट करता हूं। देखो यहां से आगे जितने भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हम लोग सीखेंगे, उन सभी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में कुछ चीजें कॉमन है, वो हमको अपने दिमाग में रखनी है। कॉमन क्या है? न्यूमरेटर में हमेशा और हमेशा रखना है सोल्यूट, और डिनोमिनेटर में हमेशा और हमेशा रखना है सॉल्यूशन। हाँ ये रेशियो रहता है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में ये रेशियो रहता है। मान लीजिए आपसे पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो आपने क्या किया? सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऊपर, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन नीचे, आपने किया। ठीक है, अब मान लीजिए हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं और हमें ना परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला लिखना है। पहले आप ये समझो बच्चे कि वेट बाय वेट बोलते हैं, मतलब न्यूमरेटर में मास और डिनोमिनेटर में भी मास, इसलिए वेट बाय वेट बोलते हैं।
अच्छा, फिर मैं क्या लिखूं? मैं लिखूंगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। कहां से लिखा? देखो अब, वेट बाय वेट था, इसलिए दोनों का क्या लिखना था मुझे? मास लिखना था। अब सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन क्यों लिखा? क्योंकि आप देखो, जो मैं अभी आपको बता रहा था, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है सभी में सॉल्यूट ऊपर रहेगा और सॉल्यूशन नीचे रहेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए, अच्छा परसेंटेज था ना, तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा। यहां पे परसेंटेज लिखा था ना, इसलिए 100 करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? न्यूमरेटर में मास, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम। मास किसका? सोल्यूट का। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। वही फॉर्मूला है। हम क्या लिखते हैं? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। हाँ, यही फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछा जाता आप बताओ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, ये तो और आसान है। फिर क्या बोलूं अब मैं? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। किसी को कोई डाउट है यहां तक? जल्दी बोलो बच्चे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लेगा, फटाफट बोलो अगर किसी को कोई डाउट है तो। अरे, आप लोग तो कल रिप्लाई करोगे ना, मैं तो सोचा आज ही पढ़ाने के लिए। नो सर, नो डाउट। अच्छा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। फिर ना अब इसका आपको एक मीनिंग बताता हूं, वो भी आपको जानना जरूरी है। कैसा मीनिंग? आप देखो, मान लो कि आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, अ सॉल्यूशन contain a solution contain 40% NaCl weight by weight। देखो, पहले तो आपको मैं एक इसका इंपॉर्टेंस बता दूं। अगर ये चीजें आपको क्लियर नहीं है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये जो लैंग्वेज लिखा गया है, इस लैंग्वेज का प्रॉपर मीनिंग आपको मालूम रहना चाहिए, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मीनिंग कैसे मालूम रहेगा? देखो, आपको मैं एक बार प्रूफ करके ही दिखा देता हूं। यहाँ पे क्या लिखा? वेट बाय वेट। तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं ना, ये रहा वेट बाय वेट का फॉर्मूला। वेट बाय वेट कितना दिया बच्चे आपको? 40 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यही लिखेंगे ना हम लोग? जल्दी बोलो। अरे प्राणी लोग, जल्दी बोलो। इसमें किसी को डाउट है जितना लिखा हुआ है मैंने? ओके, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अब यहां पे आप ना एक चीज एज्यूम कर लो, मान लो कि आपका जो मास ऑफ सॉल्यूशन है ना, ये कुछ देर के लिए आप 100 ग्राम मान लो, ठीक है? तो अगर यहाँ पे आप 100 रखते हो तो बच्चे ये दोनों 100 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना मिल गया आपको? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। 40 ग्राम मिलेगा, नहीं मिलेगा? और मास ऑफ सॉल्यूशन आपने कितना लिया था? 100 ग्राम। तो यही इसका मीनिंग है, और ये चीज हमको समझ में आना चाहिए कि कहीं भी अगर मेरे सामने 40% वेट बाय वेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन ले आता हूं तो उसमें 40 ग्राम सोल्यूट रहेगा।
किसी को तकलीफ है तो फटाफट पूछ लो। मीनिंग ऑफ 40% NaCl वेट बाय वेट का मतलब ये है कि आप सॉल्यूशन का 100 ग्राम ले आओ, उस 100 ग्राम में 40 ग्राम NaCl का रहेगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं। तो फिर अब नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, उसका मीनिंग जरा आप बताओ तो। मान लो कहीं पे ऐसा लिखा कि 40%, 40% नहीं, हटाओ हटाओ, 30% एल्कोहल C2H5OH वेट बाय वॉल्यूम, इसका मीनिंग बताओगे क्या? 30% एल्कोहल वेट बाय वॉल्यूम, इसका मीनिंग बताएगा क्या कोई? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बिकॉज अगर मीनिंग आपको नहीं आती ना बच्चे, आप अगर उसका मतलब नहीं लिख पा रहे हो, तो क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे, फिर बहुत मुश्किल होगी। 30 ग्राम सोल्यूट, देखो, हाँ यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? मास लिखा हुआ है ना। और न्यूमरेटर किसका होता है? सोल्यूट का होता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? 30 ग्राम सोल्यूट किस में प्रेजेंट है? नीचे क्या लिखा है? वॉल्यूम। और डिनोमिनेटर किसका होता है? सॉल्यूशन का। तो मैं क्या बोलूंगा? 100 ml सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कितना लेगा? 100 ml, तो उसमें सॉल्यूट कितना होगा? 30 ग्राम। दैट इज द मीनिंग ऑफ 30% वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर है? किसी को भी अगर डाउट है तो फटाफट बोल देना, और नहीं डाउट है तो भी जल्दी बोलो, आगे चलूं या नहीं चलूं। डू रिस्पॉन्ड बच्चे, जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे। इतना पकाएगा नहीं मुझे कोई, मैं पक जाता हूं जल्दी से ना, तो पकाएगा नहीं। अच्छा, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। एक और आखिरी वाला। मान लो आपको लिख करके दिया 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया, ऐसा लिख करके दिया, तो इसका मीनिंग क्या विड्रॉ करेंगे हम लोग? इसका मतलब क्या लिखेंगे आप बताओ जल्दी से। एक ही बंदा चैट में लिखता रहेगा और एक ही बंदा बोलता रहेगा, ऐसे तो नाइंसाफी है बाकी लोगों के साथ। बाकी बोलेंगे। कोई बताओ, कोई और बताओ, महफूज के अलावा कोई और बताओ। ये 20% V/V का मीनिंग क्या लिखोगे आप? जल्दी बताओ, नहीं फिर वही होगा, मैं रैंडमली किसी किसी का नाम बुलाना शुरू करूंगा और सबके सब मीटिंग छोड़ के भागना शुरू कर दोगे, फिर 10 मिनट बाद ज्वाइन करोगे। यार वो मत करो, ऐसे पहले ही बता दो ना, आपको भागना पड़ेगा ना मुझे पूछना पड़ेगा ऐसे एक एक को उठा करके। हाँ, दैट इज द मीनिंग इज कि अगर आप 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखते हो, तो उसका मीनिंग ये है कि 20 ml सोल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में। बस इतना सा चीज समझ में आना चाहिए। अगर इतना चीज आप समझ जाते हो ना बच्चे, बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा। लेकिन अगर आप मतलब ही ना लिख पाए, तो मैं सिखाने में फिर तो हालत खराब हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो अब लौटते हैं मुद्दे पे। अब लौटते हैं, ये था आपका परसेंटेज वेट बाय वेट। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ये आप फटाफट कॉपी कर लो जल्दी से। जल्दी से वही सारी चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो फटाफट कॉपी करेंगे।
कॉपी हो गया सभी का? अलसी लोगों जल्दी बोलो, मेरा गला खराब हो जाता है चिल्ला चिल्ला के। मेरा बेटा गला खराब करवा ही दोगे तुम लोग। नहीं, चलो ये अगर सबका कॉपी हो गया है तो पहला क्वेश्चन करेंगे जो कंसंट्रेशन यूनिट पे होगा। ठीक है, तो थोड़ा हिम्मत बना करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप स्टार्ट करना। बाकी कहीं भी अटकेगा तो हम धीरे 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 हिंट देते रहेंगे, आपको ट्रिक सिखाते रहेंगे। चलो, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। आपको ये बोल रहे कि आपके पास ए और बी का एक मिक्सचर है ना, जिसमें ए का 30% बाई मास है, ऐसा बोला हुआ है। सर पीछे जाइए सर। अच्छा, पीछे कॉपी नहीं हुआ गया अभी? जल्दी कॉपी करिए। हो गया? ओके सर। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा था कि ए और बी दो कंपोनेंट है, दोनों को आपस में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ए का बोल रहे 30% बाई मास है। आपसे ए का मोल फ्रैक्शन पूछ रहे, मतलब परसेंटेज वेट बाई वेट दे करके मोल फ्रैक्शन पूछ रहे। आप ट्राई करो एक बार, आप एक बार ट्राई करो, देखो आपको मॉलिक्यूलर मास ए और बी दोनों का दे रखा है। पहला हिंट, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है उसके लिए पहला हिंट। सबसे पहले, अच्छा मैं एक चीज और बताऊं आपको कि ये ना, जो अभी आपको मेथड सिखाने जा रहा हूं, जो फ्लो सिखाने जा रहा हूं, जो तरीका सिखाने जा रहा हूं, वो यूनिवर्सल है। वो तरीका कभी नहीं बदलेगा। और आप एक ये चीज भी सीखो कि हम किसके लिए आपको फ्लो या तरीका सिखाने जा रहे हैं, वो भी जानना जरूरी है। आपको एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट दे रखा है, परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। ये माइंड में चलना चाहिए कि हमको एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट दिया और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट पूछा। ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए? केवल एक ही तरीका बताऊंगा और वो हर जगह वैलिड रहेगा, आपका क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो। ठीक है, कैसे करना है देखो। सबसे पहले जो आपको दे रखा है ना, उसका मीनिंग लिखो। आपको क्या दिया? 30% ए बाई मास। ठीक है महफूज, आपका आंसर आई गेस करेक्ट है, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, अगर मेरी तो करेक्ट है। 30% ए बाई मास ऐसा बोला हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ही तो अभी मैं आपको सिखा रहा था। इसका मीनिंग ये है कि जो ए यहां पे क्या है? सॉल्यूट है। तो ए का मास कितना लिखूंगा मैं? 30 ग्राम लिखूंगा।
एंड मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लिखूंगा बच्चे? मास ऑफ सॉल्यूशन लिखूंगा 100 ग्राम। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो हमें पहले कॉन्सेंट्रेशन, देखो यही फ्लो है, यही आपको सीखना है। और मुझसे ना वैसे आप कहीं और अगर कोई और मटेरियल पढ़ रहे हो, किसी और से सीख रहे हो, तो इट मे हैपन कि आपको फॉर्मूला कोई बता दे। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं फॉर्मूला बताऊंगा, मैं फॉर्मूले में भरोसा नहीं रखता। मैं भरोसा रखता हूं अपनी सोच पे, कि हम लोग हाँ बिना सोच, बिना फॉर्मूला रट्टा मारे हम अपने दिमाग से सोच करके आंसर बता देंगे। फॉर्मूला की उम्मीद हमसे कोई नहीं रखेगा। आगे बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो लोग बताते हैं, लेकिन मैं नहीं बताता। ठीक है, तो आप सोचना शुरू करो, बिकॉज फॉर्मूले, अगर आप फॉर्मूले, केवल फॉर्मूले के भरोसे रहोगे, एंड में फाइनली जब 2 साल के बाद एग्जाम देना रहेगा, जिसमें आपके पास खुद 400-500 फॉर्मूले हैं, कितना याद रखोगे यार? अगर आपका दिमाग सही नहीं चल रहा है, फॉर्मूला कितना याद रखो? वो नहीं हो पाता है इनफैक्ट। तो मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है। ये रहा सोल्यूट का मास 30 ग्राम, ये रहा सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम। मैंने कहां से लिखा? मैंने वहां से लिखा जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट आपको दिया रहेगा। हमेशा यही करना है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट दिया रहेगा उससे जो मीनिंग आप लिख सकते हो वो लिख लो। अब आगे आगे वो जो आपको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला तो लिखो एक बार, जो कैलकुलेट करना है उसका भी फॉर्मूला लिखो। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। अब सोचो, ये आपको गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है उसमें क्या चीज मिसिंग है उसके बारे में सोचो। भाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए तो हमको मालूम ही है, कैसे? ये रहा मास, ये रहा मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए जो होगा बच्चे, दैट इज गोइंग टू बी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 210। कितना आता है? 1/7। ये तो मालूम ही था हमको। तो Na का वैल्यू रख दूंगा, यहां भी रख दूंगा। इसका क्या करूं? Nb तो हमको मालूम ही नहीं, बी का मोल तो मालूम ही नहीं, फिर सॉल्व कैसे करूं? फिर मतलब पहले आप दिमाग लगाओ कि बी का मोल आपको कहां से मिलेगा। तो बी का मॉलिक्यूलर मास तो मालूम है, मतलब बी का मास कहीं से मिल जाए, बिल्कुल मिल सकता है। बी आपका क्या है? सॉल्वेंट। तो मैंने आपको क्या बोला? नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट ए कितना है? 30 ग्राम। मास ऑफ बी नहीं मिल जाएगा आपको? मास ऑफ बी मिल जाएगा आपको 100 माइनस 30, दैट इज 70 ग्राम। भाई अगर मास ऑफ बी मिल गया तो कांट वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ बी? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी क्या होता? मास डिवाइडेड बाई बी का मोलर मास कितना? 60। तो ये कितना आ गया? 7/6। बस वैल्यू रख दो यार। इट इज 1/7 डिवाइडेड बाई 1/7 प्लस 7/6। यही आंसर है, टेंशन क्या है? क्लियर है सभी को? जल्दी बोल दो यार। अरे फिर से ना बोलेंगे, मुझे कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। बड़े पकाऊ लोग हो, एक बार में बोलते ही नहीं। कोई ऐसा जिसको थोड़ा भी डाउट है? अगर आपको थोड़ा भी डाउट है यू कैन आस्क, मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोल प्रेमा, आपका आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर ये फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा फिर से रिपीट कर दूं? चलिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल कर देता हूँ। देखिए, फ्लो सीखिए, फ्लो। आपका क्वेश्चन का मोटिव क्या था? कि आपको एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट देगा और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट पूछेगा। ये आपका क्वेश्चन का मोटिव था।
हमारा करने का तरीका क्या रहेगा? हमारा करने का ऐसा तरीका रहेगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? 30% वेट बाय वेट, ये हमें दे रखा है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हमें दे रखा है, इससे जो मीनिंग, जो भी मतलब आप समझते हैं, उसे आप लैंग्वेज में लिख लीजिए। अभी मैं आपको वही चीज सिखा रहा था कि 30% ए बाई मास का मतलब है, बाई मास मतलब वेट बाई वेट, बाई वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये भी थोड़ा समझ लेना, क्या पता आप यही धोखा खा जाओ। बाई मास बोलने का मतलब है वेट बाई वेट। तो 30% ए वेट बाई वेट बोलने का मतलब क्या है? मास ऑफ ए कितना? 30 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है? ए। मास ऑफ ए कितना? 30 ग्राम। एंड मास ऑफ सोल्यूशन कितना? 100 ग्राम। यही चीज अभी हम लोग पीछे सीख रहे थे। तो जो हमने सीखा था वो यहां पे लिख दिया। अब ये तो वो इंफॉर्मेशन जो हमको दी हुई है। अब मैं वो लिखूंगा जो मुझे फाइंड आउट करना है। क्या लिखूंगा? मोल फ्रैक्शन। ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए, फॉर्मूला लिखो। ए का मोल फ्रैक्शन क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने सीख रखा है। तो अब कहीं से भी अगर मुझे ए और बी का नंबर ऑफ मोल मिल जाता है, मेरा काम हो जाएगा। ए का नंबर ऑफ मोल कैसे लिखूं मैं? देखो, ए का तो मास मालूम है ना, 30 ग्राम। और ए का मोलर मास भी मालूम है, 210। तो 30 डिवाइडेड बाई 210 मैंने कर दिया, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास मिल गया। ए का कितना मिला? 1/7। अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि मैं बी का मोलर मास कैलकुलेट करूं, सॉरी बी का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करूं। अब बी के नंबर ऑफ मोल के लिए बी का मोलर मास तो मालूम है 60, लेकिन बी का मास कैसे कैलकुलेट करूं? आसान है। ए सॉल्यूट था, तो बी क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन कितना? 100 ग्राम। और मास ऑफ सोल्यूट कितना? 30 ग्राम। ये सब तो मैं लिख ही रखा हूं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास बी नहीं मिल जाएगा? 70 ग्राम। मास ऑफ बी मिल गया तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी भी बता दूंगा, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। कितना मिल गया? 7/6। अब वैल्यू रख दो यार, वैल्यू रखो, आंसर आता है। आसान से। अभी भी किसी को डाउट है? जल्दी बोल दो, जल्दी। नहीं, किसी को नहीं? ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट देखते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं इनफैक्ट। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। फटाफट कॉपी करो। अब एक्सप्लेन करा था, अब आप इसे फटाफट कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से कॉपी करके बताओ। कॉपी हो जाए तो बता देना मुझे।
अरे भाई 2 लाइन कॉपी करने में कितना टाइम लगाते हो यार? हो गया सर। हो गया? मुझे लगा कॉपी करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। अच्छा, मौका मिलना चाहिए ना गप्पे मारने का। थोड़ा सा क्लास चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बीच में मौका मिला गप्पे मारना शुरू, बड़ा मजा आता है ना? चलो, हम की चीजें करते हैं। अच्छा, ये वॉल्यूम का कन्वर्जन आता है ना सभी को? तो कन्वर्जन फैक्टर लिखे हुए हैं, ये सभी को मालूम रहता है ना? बोल दो भाई। कोई बोलेगा ही नहीं। इसको जो कन्वर्जन फैक्टर है, इसको लिखने में कोई तकलीफ होती है क्या? पकाऊ लोग, बड़े वाले पकाऊ लोग हो तुम लोग। ठीक है, चलो ये आगे जो फॉर्मूला वगैरह है ये आपको कुछ नहीं सीखना है, फॉर्मूला मैं बताऊंगा नहीं आपको। नेक्स्ट ये भी आप कॉपी कर लो, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप ये भी कॉपी कर लो। इसके बाद फिर से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। हमने 3 कंसंट्रेशन यूनिट सीखनी थी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आप कॉपी कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। फटाफट कॉपी करके बताओ जल्दी से, फिर से आलसी जैसे बैठेगा नहीं कोई। ना सभी का ओके। सर चिल्ला चिल्ला के बेटा मेरा गला एक दिन खराब हो जाएगा, फिर कांड हो जाएगा। चलो, एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आप एक, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन देंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। अ सॉल्यूशन, सर थोड़ा पीछे जाइए, क्या बोल रहे हो भाई? थोड़ा पीछे जाइए। अभी पीछे वाला कॉपी नहीं हुआ था? नहीं हुआ। अरे ओ, आलसी केवल मुझे रहने दो, जल्दी कॉपी करो। हो गया। हो गया? कितना स्लो लिखते हो भाई? जल्दी बताओ यार। हो गया हो गया हो गया, इतना टाइम बहुत है कॉपी करने के लिए, आलसी इंसानों।
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोल रहे हैं a solution is a 40% weight by weight with respect to सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम concentration if density of solution is equal to 1.01 ग्राम पर ml। जो भी इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया पार्टी, दिमाग काम कर रहा है? कुछ ना बताएंगे? आलसी करेक्टर लोग, जल्दी बताओ, दिमाग काम कर रहा है? आंसर है 40 डिवाइडेड बाय 101। ऐसा क्या? नहीं हो रहा है सर। आसान है क्वेश्चन, तो आसान है। देखो, आप ना चीजों को रिकॉल करो जो पिछले क्वेश्चन में मैंने करा था। मैं देखो फ्लो जो रहेगा ना, जो प्रोसेस रहेगा, बिल्कुल वही करूंगा, नो चेंज। ठीक है, आप बताओ कि पहले ये तो हमको दे रखा है ना 40% वेट बाय वेट, इसका मीनिंग क्या लिखूं मैं? मुझे पहले इतना समझा दो, बोलो बच्चे। इसका मीनिंग ऐसा लिख सकता हूं ना कि मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन, NaOH, कितना 40 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम। ये तो पहले लिखना चाहिए था यार सबको। वेरी गुड, 3-4 लोगों के करेक्ट आंसर आ गए। अशरफ करेक्ट है बच्चे, महफूज आपका भी करेक्ट है, करेक्ट है। मतलब पार्टी चाहिए, पार्टी लगेगा उधर, तो लोगों को पार्टी मिलेगी, बाकी लोगों को पार्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो ये जो मेरा बच्चे, ये हमने क्या लिखा, ये वो इंफॉर्मेशन लिखा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या करना चाहिए, हमको अब वो करना चाहिए, उसका फॉर्मूला लिखना चाहिए जो मुझे कैलकुलेट करना है।
तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या लिखते? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आप देखो आपने फॉर्मूले में यही लिखा हुआ है। तो बच्चे कहीं ना कहीं मास ऑफ सोल्यूट तो पहले से हमको मालूम है। मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है? NaOH। तो मास ऑफ NaOH तो मालूम ही है हमको 40 ग्राम। अब दिमाग कहाँ लगाओ? किसी भी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए, मेरा काम हो जाए। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए? अब ये रहा मास ऑफ सॉल्यूशन और ये रहा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमको मालूम है डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। मास, सॉल्यूशन का मास कितना? 100 ग्राम। सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना? 1.01। तो यही तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा ml में। अब आप वैल्यू रख दो यार। 40 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 1.01 इंटू 100। अच्छा, आप लोगों का 39 आ रहा था। तो हो गया ना आप लोगों की जिंदगी में। 39 कैसे आ रहा था? ये 100 तो कैंसिल हो गया। आपका क्या आना? 40 इंटू 1.01 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। धोखा हो गया, धोखा हो गया। मुझे लगा डिवाइड हो, आपका वैसा आंसर देख करके लग रहा था डिवाइड हो रहा है, लेकिन आप देखो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा, है ना? अरे बोलो भाई। तो आंसर कितना हो जाएगा? कोई बता दो। आंसर विल बी 40.4%। ये आंसर हो। आपको मल्टीप्लाई करना था, आप डिवाइड करके आ गए। धोखा हो गया, देखा? किसी को पार्टी नहीं मिला, सबका पार्टी कैंसिल हो गया। सबका पार्टी कैंसिल हो गया। एनी डाउट? एनीवन? किसी को कोई डाउट है इसमें? वो सर वो सर ओके। अच्छा, अब जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं, देखो 2 क्वेश्चन सिमिलर वाले हम लोगों ने कर लिए यार। अब जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं वो अगर कर लिया सभी ने, वो अगर हो गया ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये यूनिट कन्वर्जन वाला, मतलब एक कंसंट्रेशन यूनिट दिया, दूसरा पूछ रहा है, ऐसा सारा क्वेश्चन हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, अगर वो आपका करेक्ट हो गया तो ठीक है। चलो, उस क्वेश्चन में कुछ खास चेंज नहीं करूंगा मैं, सब कुछ सेम रहेगा। बट ये जो पूछा गया था आपको, इसकी जगह पे मैं ये बोल देता हूं कि आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करके हमको बताओ। वेट बाय वॉल्यूम नहीं चाहिए हमको। सारा क्वेश्चन सेम है, सारा डेटा सेम है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग वेट बाय वॉल्यूम, इट इज आस्क्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बस आप देखो, चेंज हुआ है क्वेश्चन में। ऐसा मत समझना कि सर वही वाला क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में चेंज हुआ है, बस W की जगह पे V लिखा है, इतना सा चेंज हुआ है। और क्वेश्चन के लेवल में खतरनाक तरीके से चेंज होगा। ये जिसने कर लिया वो सारा सीख लिया। इसमें अच्छा खासा दिमाग लगेगा। देखते किसका दिमाग चलता है।
सर अब सर 4.01 4.01। चलो देखते देखते आप बताना एंड में आंसर करेक्ट क्या रॉन्ग है, क्योंकि इसमें थोड़ा ना एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा। आप देखो कैसे करना है। फिर से स्टार्ट वहीं से करेंगे। देखो आप, मेरा फ्लो नहीं बदलेगा, मेरा जो तरीका था, जो प्रोसेस था, वो वही रहेगा। 40.4 तो पिछले वाले क्वेश्चन का था यार, इसका भी 40.4 नहीं आएगा। देखो 4.01 देख लेते, थोड़ा सा पेशेंस और। 40% वेट बाय वेट बोलने का मतलब ये है कि मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मास ऑफ सोल्यूट कितना हमको दिया, 40 ग्राम दिया। एंड मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा मेरे पास, मास ऑफ सोल्यूशन होगा 100 ग्राम। तो जब मैं यहाँ पे परसेंटेज V बाई वी लिखूंगा तो मुझे लिखना क्या रहेगा, मुझे लिखना रहेगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस बारी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना आसान है। कैसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना 1.01, ये ml में आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं। चलो अब मैं डिनोमिनेटर का वैल्यू यहां रख ही देता हूं। डिनोमिनेटर कितना मिल गया हमारा, 100 डिवाइडेड बाई 1.01। प्रॉब्लम ये है, नहीं बच्चे 40.4 नहीं आएगा, अभी रुको तो, अभी थोड़ा पेशेंस। प्रॉब्लम ये है कि आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कैसे बताओगे, क्योंकि सोल्यूट का आपको मास तो मालूम है, लेकिन सोल्यूट का डेंसिटी नहीं मालूम। अगर सोल्यूट का डेंसिटी मालूम रहता तो सोल्यूट के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर लेता, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाई डेंसिटी। वो सोल्यूट के लिए यूज कर लेता। कब, जब सोल्यूट का डेंसिटी मालूम रहता। मुझे कहाँ मालूम है, ना तो क्वेश्चन में दिया है, ना मुझे मालूम है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूट तो मालूम ही नहीं है, अब मैं कैसे करूं। बोल रहे हो सर V बाई वी के लिए दोनों लिक्विड होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है। हमने जो NaOH ऐड करा था, NaOH का कुछ वॉल्यूम रहा होगा, वही वॉल्यूम जाकर उधर इंक्रीज हो जाएगा। अरे बर्नौलिस प्रिंसिपल हर जगह वैलिड है, ठीक है। और वैसे भी वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगा, सॉलिड के लिए भी यूज कर सकते। तो मेरा पॉइंट यही है कि अब मैं सॉल्यूट का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करूं, ये बड़े प्रॉब्लम की बात हो गई, क्योंकि सॉल्यूट का डेंसिटी हमको मालूम है नहीं। तो अब आपको मैं एक मेथड बताता हूं। आप कभी भी फंसना, कभी भी, अगर आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम चाहिए होगा तो आप ये डेंसिटी और वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से तो नहीं होगा, पक्के से नहीं होगा। आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, और वो एक्स्ट्रा दिमाग क्या है, देखो बताता हूं मैं।
वो एक्स्ट्रा दिमाग कुछ ऐसा है, मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये तो हमेशा लिख सकता हूं और यही यूज होगा। मैं बता दूं, कभी भी आपको अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट चाहिए तो आप हमेशा यही यूज करोगे, फिक्स है, एक्स्ट्रा दिमाग यहां नहीं लगाना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमको मालूम है कितना, 100 डिवाइडेड बाई 1.01, ये हमको मालूम था। अच्छा ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ही तो हमको फाइंड आउट करना है। मतलब बेसिकली अब मेरा टारगेट रहेगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किसी तरीके से मिल जाए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मैं बताता हूं। आप देखो, पहली चीज कि अगर किसी भी क्वेश्चन में सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो इट इज ऑटोमेटिकली assumed दैट सॉल्वेंट इज वाटर। किसी के मन में अगर डाउट है तो क्लियर कर लेना। अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है कि सॉल्वेंट क्या है, तो आप मान लेना कि सॉल्वेंट क्या रहने वाला है, वाटर रहने वाला है। अब मैं क्या यूज, क्यों, अच्छा बोल रहे हो क्यों, क्यों इसलिए क्योंकि एक आगे जाकर के आप टर्म पढ़ोगे कि जितने आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड के लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर। उसका भी रीजन कि आयनिक कंपाउंड के लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर क्यों होता है, उस बात का भी रीजन है। उसका रीजन वो, लेकिन शायद आपको बहुत ज्यादा समझ में ना आए, फिर भी बोल देता हूं। Water is universal solvent for ionic compound because water is highly polar and its dielectric constant is maximum, that is 81 उसका dielectric constant होता है। हो सकता है ये बात अभी आपको समझ में ना आई हो, लेकिन ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा। आपका आगे जाकर के एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, तो उस चैप्टर को जब सिखा रहा हूँ ना तो उसमें बताऊंगा आपको, यही स्टेटमेंट वहां लिखवाऊंगा भी, एक्सप्लेन भी करूंगा। तो फिलहाल आपके दिमाग में ये रखना है कि अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो वी आर गोइंग टू एज्यूम कि हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब हमको ये तो लिख ही सकते हैं ना कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये तो लिख ही सकता हूं मैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100, मास ऑफ सोल्यूट कितना, 40, तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो मिल गया ना यार, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है आपका 100 माइनस 40, दैट इज 60 ग्राम। ओके ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। अब एक और चीज जो आपको याद रखनी है, ये वाला चीज तो आपको याद ही रखना है। क्या याद रखना है, सॉल्वेंट यहां पे कौन था, H2O, ये ध्यान रहे, सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है। अब याद ये रखना है कि डेंसिटी ऑफ H2O कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। भाई ये चीज तो सबको याद रखनी ही है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहेगा, 1 ग्राम पर ml रहेगा। हो गया, अपना काम हो गया बस। अब मास ऑफ सॉल्वेंट मालूम है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट मालूम है, वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या मिलेगा, मास बाय डेंसिटी। मास कितना 60, डेंसिटी कितना 1, वॉल्यूम कितना 60 ml। ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम मिल गया। तो अब रख दो ना यार, इतनी देरी से हम लोग इक्वेशन बना करके इंतजार कर रहे, इसमें रख दो 60, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा और उठा के ये फॉर्मूले में रख दो, फाइनल वाले फॉर्मूले में, यहां से आंसर निकल आएगा। इतना सोचा था क्या किसी ने, कोई ना बोलेगा। इतना सोच लेंगे तो सुपरमैन हो जाएंगे, सोच लो। यहां तक किसी ने थॉट जनरेट करा था,
तुम तो हाँ नहीं नहीं बोलते, पागल लोगों, पकाते रहते हो हमको। वाह यार, अगर यहां तक सोच लिए ना, फिर सर्टेनली फिर फिजिकल केमिस्ट्री आपका सही, बहुत सही हो जाएगा। आगे की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट था, अगर अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो अब आप इस चीज को फीड करोगे अपने माइंड में, कि हमें कभी भी अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट चाहिए होगा तो मैं कहां से आऊंगा, मैं इस इक्वेशन से आऊंगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मालूम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। और सॉल्वेंट की स्टोरी मैंने सिखाई थी कि इन केस अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला गया, सॉल्वेंट मेंशन नहीं करा गया, तो आप एज्यूम कर लेना कि सॉल्वेंट क्या होने वाला है, वाटर है। और एक बार मालूम हो गया कि सॉल्वेंट आपका वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी याद रखना है, दैट इज 1 ग्राम/ml। एंड देन उसके बाद फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे महफूज आंसर बता रहे हैं 39.4। भरोसा कर रहा हूं, ठीक है। चलो आपके ऊपर भरोसा कर लेता हूं मैं कि फाइनल आंसर जो आना है दैट इज 39.4%। ठीक है, ये फाइनल आंसर भरोसा कर लिया है। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली हमने परसेंटेज वेट बाय वेट देख लिया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देख लिया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देख लिया, मोल फ्रैक्शन देख लिया। ये 4 कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हम लोगों ने खत्म कर लिए। और क्या सीखा हमने, और ये सीखा कि कोई एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट दिया हुआ है और दूसरे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन का जो प्रोसेस होगा, जो फ्लो चार्ट होगा, वो ऐसा होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट आपको दिया है उससे जो भी आप मीनिंग अपनी तरफ से विड्रॉ कर सकते हो, जस्ट राइट दैट मीनिंग। और जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला लिखो। उस फॉर्मूले में जो भी मिसिंग है वहां दिमाग फोकस करो। एक बार वो हमारा मिल गया, फाइनल आंसर तो बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। तो प्रोसीड करने का तरीका आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अशरफुज और महफूज, आप दोनों का आंसर कॉन्ट्रेडिक्ट कैसे करने लगा है। महफूज आपका 39.4, अशरफुज आज आपका 38.98। ये थोड़ा सा 0.5 का लफड़ा कहाँ हो रहा है। 0.5 किसी ने, या तो किसी ने खा लिया या किसी ने ज्यादा लिख दिया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं। आगे आगे तो आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन मुझे भी नहीं आती फिर तो। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो कैलकुलेशन मुझे भी नहीं आती। देखो, मैं कंक्लूजन बता रहा था आपको। कंक्लूजन यही बता रहा था कि जो हम लोगों ने सॉल्यूशन वाला पोर्शन स्टार्ट करा, सॉल्यूशन वाले पोर्शन में 4 कॉन्सेंट्रेशन यूनिट वी हैव कंप्लीटेड। आगे 6-7 और आने हैं, जहां पे पीपीएम, पीपीबी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजों का एंट्री होने वाला है। इवन वो सारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि नेक्स्ट क्लास आने से पहले सभी लोग ये जो यूनिट कन्वर्जन वाला चीज है, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है और दूसरे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में लिखना है, ये एक बार वापस से रिवाइज कर लेना बच्चे, क्योंकि आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अगर आप करके आओगे तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं हो। ठीक है, तो जस्ट डू रिवाइज दैट पोर्शन एंड वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट क्लास। आज यहीं स्टॉप कर, ठीक है। चलो, बाय बाय। Thank you, sir.